मैंने और मेरे दोस्त विक्रम ने भानगढ़ की कई कहानियां सुनी और लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने ये देखा और इत्र में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया। ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुस के उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए, जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुस के मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वहां उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। हमने सोचा कि हम भानगढ़ जाके पता लगाएं कि क्या सच में वो इतनी भयानक जगह है या ये सब सिर्फ एक कहानी है। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देके हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए, लेकिन हमें कहीं कुछ भूतिया नहीं मिला। मुझे एक ज़रूरी कॉल करना था और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले के एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाया तभी मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी और मैं भागा भागा विक्रम के पास लौटा, पर वो वहाँ था ही नहीं। मैंने उसे काफ़ी आवाज़ लगाई, विक्रम विक्रम, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर के कमरे से एक धम करके आवाज़ आई तो मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था वैसे ही मुझे पायल की छन छन सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरी बगल से कोई लड़की भागी। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। मैं फिर चिल्लाया, विक्रम विक्रम। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था। तभी मुझे एक कमरे की खिड़की की तरफ विक्रम खड़ा दिखा और मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। विक्रम, कहाँ था यार तू? जल्दी चल यहाँ से, गलत आ गए हम यार, प्लीज चल यहाँ से, चल जल्दी से। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही पीछे के दरवाजे से मुझे विक्रम की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने देखा कि विक्रम तो अभी दरवाजे से आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है, तो मेरी बुरी तरह हालत खराब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा उसने मुझे मुड़ के देखा। उसे देख के मैं कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों भागे भागे वहां से निकले। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और विक्रम ने बोला कि उसे भी महल में किसी लाल साड़ी वाली औरत का भूत देखा। हम वहाँ से बच के अपने घर तो आ गए, लेकिन उस घटना के बाद अब हम कभी भानगढ़ की कहानियों को नज़रअंदाज नहीं करते और ना ही किसी को वहाँ जाने की सलाह देते। राजस्थान का कुलधरा गांव इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। यहाँ कई लोगों के साथ ऐसे अजीब हादसे हुए हैं जिन्हें आसानी से बयां नहीं किया जा सकता। कुलधरा गांव 170 साल पहले अचानक एक दिन बंजर हो गया। जितने भी लोग यहाँ रहा करते थे वो सब ये जगह छोड़ के चले गए। कहते हैं इस गांव के ऊपर एक श्राप है और भटकती आत्माएं किसी भी इंसान को यहाँ टिकने नहीं देती। जब कुलधरा में भूत प्रेत के होने की बातें बहुत बढ़ने लगीं, तब दिल्ली की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस गांव में जाके इस रहस्य की सच्चाई का पता लगाने का सोचा। 2011 में
4 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम दोपहर के समय कुलधरा पहुंची और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। शुरू में उन्हें किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या एनर्जी का कोई साइन नहीं मिला। उनका स्पेशल मीटर जो आसपास की शक्तियों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसने भी कोई सिग्नल नहीं पकड़ा। पर जैसे जैसे शाम होने लगी, उन्हें कुलधरा के माहौल में भारीपन महसूस होने लगा। जब उनमें से एक टीम मेंबर अंशुमन गाड़ी में रखी पानी की बोतल लेने बाहर गया, तब उसने देखा कि उनकी गाड़ी पर किसी बच्चे के हाथ के निशान थे। उसको ये बेहद अजीब लगा क्योंकि दूर दूर तक वहाँ कोई भी बच्चा नहीं था। इतने में टीम के बाकी मेंबर्स जो कुलधरा के खंडरों के अंदर थे, उन्हें अचानक महसूस हुआ कि औरतों का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने जैसे ही अपना पैरानॉर्मल मीटर ऑन किया, वैसे ही उस मीटर ने एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी पकड़ना शुरू कर दिया, जो उन औरतों के बढ़ते कदमों की आवाज के साथ और तेज हो गए। बाहर गाड़ी से पानी की बोतल निकाल रहा अंशुमन गाड़ी के शीशे को देखकर एकदम डर गया। शीशे से उसे दिखा कि एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी वहां खड़ा उसे घूर रहा है। और जब उसने गाड़ी के बाहर देखा तो बूढ़ा आदमी गायब था। और तभी उसे कुलधरा के खंडरों से अपने दोस्तों के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो भागा भागा अंदर गया तो उसने देखा कि उसके दोस्त सही सलामत एक कुएं के पास खड़े हुए हैं। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उनका मीटर ये संकेत दे रहा था कि कुएं के अंदर किसी आत्मा का वास है। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर टॉर्च मारी, वहां से चमगादड़ों का एक झुंड निकला, जिससे वो सब बहुत डर गए। अंशुमन ने हिम्मत करके उस कुएं में वापस झांका तो उसको वहां से अजीब सी आवाजें आई। वापस चले जाओ, चले जाओ, वापस चले जाओ, चले जाओ, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, चले जाओ। और फिर एक बार पीछे से औरतों के उनकी तरफ बढ़ने की आवाजें वापस आने लगी। इतने में अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ अंशुमन की तरफ बढ़ा, वो उसको कुएं के अंदर खींचने लगा। अंशुमन ने जैसे ही नीचे देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसको वही डरावना बूढ़ा आदमी दिखा और अंशुमन बेहोश हो गया। उसके बाकी दोस्तों ने उसे वहां से निकाला और कुलधरा से वापस जाने का फैसला किया। जल्दी जल्दी वो उस रात वहां से निकल तो जरूर गए, लेकिन कुलधरा में जो भी उन्होंने महसूस किया, उससे उन्हें यकीन हो गया कि कुलधरा हॉन्टेड है और वहाँ आत्माएं भटकती हैं। अंशुमन की तबीयत उस हादसे के बाद काफ़ी महीनों तक खराब रही और कई सालों तक वो बूढ़ा आदमी उसके सपनों में आता रहा। 1 जनवरी 2003 की सुबह रितेश और उसके दोस्तों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे वो आज तक याद करते हैं। उस समय रितेश सूरत की एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था। साल 2002 खत्म होने वाला था और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए रितेश ने डूमास बीच जाने का प्लान बनाया। 31 की शाम को वो अपने 2 और दोस्तों को लेकर डूमास बीच के पास एक रिजॉर्ट पर पहुंचे, जहां न्यू ईयर की एक पार्टी चल रही थी। रिजॉर्ट के स्टाफ को कुछ पैसे देकर उन्होंने अपने लिए ड्रिंक्स का जुगाड़ भी कर लिया था। खूब जोरों शोरों से रिजॉर्ट में पार्टी करने के बाद वो समुद्र के किनारे बैठने डूमास बीच की ओर चले। रिजॉर्ट के एक वेटर ने उन्हें रोक के बताया कि डूमास बीच हॉन्टेड है और वहाँ रात में आत्माएं भटकती हैं और उनको वहाँ जाने से मना किया। पर उन तीनों ने उस वेटर की बात नहीं सुनी और डूमास बीच चले गए। तीनों डूमास बीच पर बैठे हुए अपने हाथ में के ग्लास ड्रिंक लिए गप्पे मार रहे थे। डूमास बीच एकदम सुनसान थी और इन तीनों के अलावा दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था। पर कुछ ही देर में रितेश के दोस्त रवि को वहाँ दूर कोई खड़ा दिखा, जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसका चेहरा धुंधला था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस एक प्रोजेक्शन है। रवि ने जब ये बात अपने दोनों दोस्तों को बताई तो उन्हें कुछ नहीं दिखा और उन्होंने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। रितेश ने बोला कि उसे ज़्यादा चढ़ गई है और अब उसे और नहीं पीना चाहिए, पर रवि काफ़ी श्योर था कि कुछ तो अजीब है। वो बार बार उसी धुंधले चेहरे वाली उस औरत को देख रहा था।
देखते देखते अचानक वो उसके पास आ गई और उसके आर पार हो गई। रवि को एकदम से काफी अनईजी लगने लगा और वो चक्कर खा के नीचे बैठ गया। रितेश ने उसे पानी पिलाया पर रवि की हालत और खराब होती जा रही थी। उसका शरीर गर्म पड़ने लगा और वो ठंड से कपकपाने लगा। उन्होंने वापस रिजॉर्ट जाने का सोचा पर रवि चलने की हालत में नहीं था। रितेश ने अपने दूसरे दोस्त पुनीत को रिजॉर्ट से पानी, दवाइयाँ और जैकेट लाने को कहा। जैसे ही पुनीत वहां से गया वैसे ही रितेश को किसी के रोने की आवाज आई। उसने देखा तो समुद्र के किनारे पर बैठी एक औरत नीचे मुंह करके रो रही थी। उसे भी समझ आ गया कि बीच पर और देर रुकना ठीक नहीं है। वो तुरंत कांपते हुए रवि को उठाने बढ़ा। जैसे ही रितेश ने रवि को खींचा, रवि ने कांपना बंद कर दिया और रितेश को बहुत जोर से पीछे धक्का दिया। रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गुस्से में रितेश को देखा जिससे रितेश बहुत ज्यादा घबरा गया। इतने में पुनीत भी रिजॉर्ट के स्टाफ को लेकर वहां पहुंच गया। रवि उन सब को देखकर बहुत जोर से गुस्से में चिल्लाया और ये देखकर रिजॉर्ट वालों ने आग जलाकर उसे डराया और बहुत कोशिशों के बाद उसे बांध दिया। वो कुछ देर और चिल्लाया पर फिर बेहोश होकर नीचे गिर गया। रवि को सुबह सुबह पास के हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे मालूम हुआ कि उसे 107 डिग्री बुखार था। 2 दिन हॉस्पिटल में रह के वो ठीक तो हो गया, लेकिन उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में कुछ याद नहीं। पर रितेश और पुनीत इस हादसे को कभी नहीं भूल पाए।